गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम अध्याय जैव विविधता एवं वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय जैव विविधता एवं वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं। जैव विविधता को ही इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो जैव विविधता किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते भी होंगे कि हमारे आसपास के क्षेत्र में या फिर हमारे आसपास में क्या होते हैं, कई जीवों के समूह पाए जाते हैं। क्या होते हैं, कई जीवों के समूह पाए जाते हैं। तो इन जीवों के समूह में कुछ में भिन्नताएं होती हैं तो कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। इन जीवों के समूह में कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती है। जैसे हो गए घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, गाय, बकरी। तो ये सब किस चीजें को दर्शा रहे हैं, जानवरों के एक समूह को दर्शा रहे हैं। जो भी है ये किसको दर्शा रहे हैं, जानवरों के समूह को दर्शा रहे हैं। मैं क्या क्या उदाहरण बोली हूँ अभी, जैसे कुत्ते हो गए, गाय हो गए, बिल्ली हो गई, बकरियां हो गई। तो ये सभी एक जानवरों के समूह को दर्शाते हैं। उसी प्रकार जैसे बरगद का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, पीपल हो गए या फिर अनार हो गए, ये सभी किसको दर्शाते हैं, पेड़ पौधों के समूह को दर्शाते हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें, तुलना करें किसकी, जानवरों की समूह और पेड़ पौधों की समूह की बात करेंगे, तो इनमें एक विशेष समूह जैसे क्या है, जानवरों का जो समूह है उनमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं, वैसे ही पेड़ पौधों में भी कुछ सामान्य यानी समान लक्षण पाए जाते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब एक समूह की तुलना दूसरे समूह से करेंगे तो एक विशेष प्रकार के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। अब इन्हीं समूह को हम क्या कर सकते हैं, और छोटे छोटे समूहों में बांट सकते हैं। जैसे गायों का समूह, बिल्लियों का समूह, कुत्ते का समूह। इसी प्रकार हम पेड़ पौधों को भी जैसे नीम के पेड़ का समूह बोल सकते हैं, या फिर धतूरे के पुष्प है तो धतूरे का पुष्प का मतलब धतूरे के पुष्प का समूह कह सकते हैं। उसी प्रकार बरगद का समूह कह सकते हैं। इस प्रकार हम इन छोटे छोटे समूहों में इसको बांट सकते हैं। और इन सभी चीजों को देखने से पता चलता है कि इनमें कुछ सामान्य लक्षण यानी समान लक्षण भी होते हैं जो एक दूसरे से इन छोटे छोटे समूहों से इनको क्या करते हैं, भिन्न बनाए रखते हैं। जैसे क्या हो गया, हम मनुष्य की बात करते हैं। जैसे मनुष्य किसी भी निवास क्षेत्र में रहे या कहीं पर भी रहे, उनमें मनुष्यों में बाल पाए जाते हैं और त्वचा भी पाई जाती है, मस्तिष्क भी पाए जाते हैं और बहुत सारी चीज है कि उनमें उसी प्रकार के गुण पाए जाते हैं या फिर वैसी ही चीजें पाई जाती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सभी मनुष्यों में मस्तिष्क पाए जाते हैं, त्वचा पाई जाती है, बाल पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से मनुष्यों की जाति को क्या करते हैं, मतलब बता रहे हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से ये किसका मतलब मनुष्य जाति का समूह है या सभी मनुष्यों में इसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं या इसी तरीके से ये क्या होते हैं, फिर ये उसको उस समूह से भिन्न बताते हैं यानी अन्य समूहों की तुलना में उसे भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारी तुलना, मनुष्यों की तुलना किसी और से करेंगे तो हम क्या है, उनसे भिन्न है। तो इस प्रकार से वो हमें हमारी मनुष्य जाति को बताते हैं। तो ये हो गया आपकी जैव विविधता। आगे का जो टॉपिक है हम उसको देखते हैं, समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास। इसके पहले देखेंगे हम क्या है समूहीकरण और वर्गीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो क्या होता है, हम कई चीजों को हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसे यूज करते हैं जिसका हम वर्गीकरण कर देते हैं या उसको समूह में बांट देते हैं ताकि वो चीजें हमारे लिए आसान हो। जैसे रसोई घर में उपयोग होने वाले सामान को हम रसोई घर में ही रखते हैं, उसी प्रकार हम और कई चीजों को अलग अलग जगह पर जहां पर उनका उपयोग होता है उस हिसाब से हम उसका वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे कपड़े की बात हो गई तो डेली पहनने वाले कपड़े अलग रख देते हैं, शादी वगैरह और कहीं जाना है तो उनके लिए कपड़े, नए कपड़े उसको अलग रख देते हैं अलमारी में भी। अगर बात करें ठंड और गर्मी के तो उसमें भी हम वर्गीकरण उसका कर देते हैं कि ठंड वाले कपड़े अलग, गर्मी वाले कपड़े अलग। तो इस प्रकार से वर्गीकरण क्यों किया जाता है, वर्गीकरण की प्रक्रिया या समूह में उसको क्यों बांटा जाता है, ताकि हमें कोई भी चीज को ढूंढने में आसान हो, उसको हम सरलता से समझ सकें।
तो आगे देखते हैं हम, ये हुआ आपका क्या है, समूहीकरण की प्रक्रिया एवं वर्गीकरण क्यों करते हैं। ठीक है, अब आते हैं समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास। तो हमें पता चलता है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें ज्ञात होता है कि सबसे पहले जो वर्गीकरण का उपयोग किया था या वर्गीकरण करने का प्रयास किया था, वो प्रयास करने वाले वैज्ञानिक कौन है, अरस्तु हैं। तो अरस्तु ही ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। किसका, जीवों के निवास स्थान जीवों के आवास स्थान के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम किसने, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने ही जीवों को उसके किसके आवास स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण करना प्रारंभ किया था, यानी उसको समूह में बांटा था। उसमें भी उन्होंने क्या किया था, उन जीवों को क्या किया था, स्थली और जली दो रूपों में बांटा था। मतलब स्थल में रहने वाले जीवों को अलग समूह में और जल में रहने वाले जीवों को अलग समूह में बांटा था उन्होंने। इसके बाद एक और वैज्ञानिक ने क्या किया था, 1686 में जॉन रे, कौन से वैज्ञानिक का नाम, 1686 में जॉन रे ने पौधों को समूहीकृत किया था, यानी उनका वर्गीकरण किया था। और उन्होंने, जो जॉन रे हैं, उन्होंने पौधों के बाह्य लक्षण के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया। इसके पश्चात एक और वैज्ञानिक थे, कैरोलस लीनियस ने। किसने, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने दुनिया भर में पाई जाने वाली पौधों को क्या किया, वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो लीनियस ने क्या किया, इनका अच्छे से अध्ययन किया। अध्ययन करने पर इन्होंने कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर, यानी जैसे बात करते हैं फूलों की, तो उसमें नर एवं मादा की उपस्थिति व उनकी संख्या को आधार मानकर पौधों का वर्गीकरण किया। तो ये सब विवरण उसके 1735 में प्रकाशित जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरे, इसमें इसका विवरण देखने को मिलता है। फिर क्या किया, जो लीनियस नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने सजीवों को वर्गीकृत करने के लिए क्या किया, जंतु एवं वनस्पतियों के हजारों नमूनों को एकत्रित किया। लीनियस ने क्या किया, उन सजीवों को वर्गीकृत करने के लिए इन्होंने जंतुओं और वनस्पतियों के हजारों नमूने एकत्रित किए और उन दोनों के बीच क्या किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। यानी उन दोनों का तुलना किया, जंतुओं का भी और पौधों का भी, उनका तुलनात्मक, उनके नमूनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर उन्हें पता चला, यानी उनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर एक ऐसे वर्गीकरण का विकास हुआ, यानी ऐसे वर्गीकरण विकसित करने में वो सफल हुए कि जिसमें हम जंतुओं व वनस्पतियों के प्रत्येक जाति को हम क्या कर सकते हैं, पृथक पृथक उसको वर्गीकृत किया जा सकता था। यानी प्रत्येक जाति को, यानी चाहे जंतु का हो या वनस्पतियों का, उनकी प्रत्येक जातियों को हम अलग अलग समूह में पृथक्करण कर सकते थे या फिर वर्गीकृत कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, जंतुओं और वनस्पतियों की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर क्या किया, उन्होंने विशेषताओं का अध्ययन किया और उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली, यानी उन्हें ज्ञान मिला था, जिसके कारण क्या हुआ, इसका जो प्रभाव है वो जीव विज्ञान पर बहुत अधिक गहरा पड़ा। और इस आधार पर जो क्या हुआ, इस जगत को, यानी सजीव जगत को दो भागों में विभक्त किया गया। पहला है जंतु जगत और दूसरा क्या है, पादप जगत में, यानी दो भागों में पूरा बांटा गया, जिसमें से एक है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। अब आगे देखते हैं कि कैरोलस लीनियस ने क्या किया, वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का उपयोग किया। आखिर ये पदानुक्रम शब्द है क्या, जिसके बारे में, ये पदानुक्रम वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीवों के गुणों एवं उसके विकास के आधार पर क्या किया जाता था, उसका वर्गीकरण किया जाता था। और उसके उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कुछ उदाहरण। तो आइए देखते हैं उसका उदाहरण, जो पदानुक्रम शब्द का प्रयोग कैरोलस लीनियस ने किया। क्या है ये पदानुक्रम, एक बार देख लिए। पदानुक्रम शब्द वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है, सजीवों के गुणों एवं उसके विकास के आधार पर उसको एक निश्चित रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत उसका वर्गीकरण या समूह में उसको बांटते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका जगत। कौन सा आता है, जगत।
तो जगत की बात करेंगे तो जगत में आपका क्या होगा, एनीमेलिया। ठीक है, एनीमेलिया हो गया। उसके बाद आपका आता है संघ। संघ में आपका क्या होगा, कॉर्डेटा। उसके बाद आता है वर्ग, तो वर्ग में आपका आएगा मेमेलिया। क्या है, पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके क्या है, गुणों एवं विकास के आधार पर क्या किया जाता है, एक निश्चित श्रृंखला के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर देखेंगे कि जगत यानी एनीमेलिया, संघ यानी कॉर्डेटा, वर्ग यानी मेमेलिया। तो एनीमेलिया मतलब जिन जीवों में क्या होते हैं, जो जीव बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, वो क्या है, एनीमेलिया के अंतर्गत आएंगे। कॉर्डेटा मतलब इसमें जोड़ीदार उपांग पाए जाएंगे और क्या होगा, कशेरुक दंड होगा। उसके बाद मेमेलिया की बात करते हैं तो इसमें शरीर जो है वो क्या होंगे, जो जीवों के शरीर क्या है, रोए से ढके होंगे या बाह्य कर्ण उपस्थित होंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके मेमेलिया के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आपका गण आ गया, तो गण में आपका क्या होगा, प्राइमेट्स। ये आपका उदाहरण है पदानुक्रम का, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स यानी अंगूठे की विपरीत स्थिति होगी, यानी अंगूठा एक दूसरे की विपरीत स्थिति में रहेगा। अग्र या पश्चपाद में क्या होंगी, 5 उंगलियां पाई जाएगी। ये आपका गण यानी प्राइमेट्स। उसके बाद कुल की बात करते हैं तो कुल क्या होगा आपका, होमोनिड। क्या होगा, कुल होमोनिड। उसके बाद आएगा वंश। वंश क्या होगा आपका, होमो यानी ये क्या हो गया, वंश हो गया यानी होमो। होमो के अंतर्गत क्या आएगा आपका, सुविकसित मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह से अच्छे से विकसित हो। उसके बाद लास्ट में आएगा आपका जाति। जाति में आपका सेपियंस आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, सेपियंस। तो इस प्रकार से जो पदानुक्रम प्रक्रिया होती है, तो ये पदानुक्रम का एक उदाहरण है जिसमें से ये पदानुक्रम किसका है, मनुष्य का पदानुक्रम है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। जगत एनीमेलिया आएगा, संघ में कॉर्डेटा, वर्ग में मेमेलिया, गण में प्राइमेट्स, कुल में होमोनिड और वंश में होमो और जाति में सेपियन। तो मनुष्य का अगर वैज्ञानिक नाम आगे जो पढ़ेंगे तो हम क्या लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम में होमो सेपियन। तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है आगे पढ़ेंगे। तो ये किस प्रकार से, ये मनुष्य का जो पदानुक्रम है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल। अगला जो हमारा अब इस क्या हुआ है, ये आपका द्विजगत नाम वर्गीकरण है। ये आपका क्या है, द्विजगत वर्गीकरण है। तो इसमें कुछ कमियां हुई, ठीक है, इनमें कुछ कमियां आई। तो आप देखते हो कि कैरोलस लिनियस ने क्या है, ये जीव जगत को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें दोनों के गुण एक ही जीव में पाए जाते हैं, यानी उसमें पौधों के भी गुण पाए जाते हैं और जंतुओं के भी गुण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहूंगी आप लोग का, जैसे युगलीना। तो युगलीना क्या है, एक ऐसा जीव है जिसमें जंतु और पौधे दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। युगलीना जो है इसमें हरित लवक पाए जाते हैं और इसमें कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है। ये स्वपोषण एवं ये क्या होते हैं, स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों प्रकार से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या है आपका युगलीना, मतलब कमियां आई कि नहीं, युगलीना जो है वो उसमें दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी उसमें जंतुओं के भी गुण पाए जा रहे हैं और पौधों के भी गुण पाए जा रहे हैं। यानी ये युगलीना जो है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं और इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है और इसमें हरित लवक पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रकार से प्राप्त कर सकता है अपना भोजन। तो ये क्या है आपका द्विजगत वर्गीकरण में कुछ कमियां थी, क्योंकि द्विजगत वर्गीकरण में कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, ये सजीव जगत को 2 वर्गों में बांटा गया था, जंतु एवं पादप। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव थे जिनमें दोनों के ही गुण में पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में मैंने अभी आप लोग को युगलीना के बारे में बताया था। तो लिनियस ने क्या किया, लिनियस ने जितना भी अपना अध्ययन किया, जितने भी अपने मतलब
प्रयोग करके देखा, यानी उनके जितनी भी जानकारी प्राप्त थी, यानी उनकी जानकारी के दायरे में क्या हुआ था, कोशिकाओं की आंतरिक संरचनाओं के बारे में उन्हें जानकारी मतलब उस समय नहीं थी। कैरोलस लिनियस की जानकारी के दायरे में, यानी कोशिकाओं की आंतरिक संरचना के बारे में हमें ज्ञात नहीं था, यानी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय का विकास होते गया, क्या हुआ, समय का विकास होते गया तो मतलब क्या हुआ, सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ, और सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ तो उसमें आवर्धन क्षमता का भी विकास बढ़ा, और वैसे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, इसके कारण नए नए जीवों की खोज होते गई, जिसके कारण वर्गीकरण का आधार भी बदलते गया। ठीक है, उसी प्रकार लेकिन उस समय क्या हुआ था, कोशिकाओं की आंतरिक संरचनाओं के बारे में उसकी जानकारी नहीं थी। तो उस समय लिनियस के समय क्या हुआ था, इन कोशिकाओं की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही समय बीतते गया, नए मतलब जीव का पता चलते गया, और क्या हुआ, सूक्ष्मदर्शी का विकास होने के कारण उसकी आवर्धन क्षमता यानी देखने की क्षमता जो है वो बढ़ती गई, यानी कोशिकाओं की आंतरिक संरचनाओं के बारे में पता चला और नए जीव का विकास हुआ। तो वैसे ही वर्गीकरण का आधार बदला और जीवों की मतलब क्या हुआ ना, विकास हुआ। तो इसके आधार पर फिर क्या किया, एक ऐसा वर्गीकरण है जिसको R.H. व्हिटेकर ने दिया था। किसने, R.H. व्हिटेकर ने। चलिए हम देख रहे थे अभी कि क्या हुआ था, लिनियस के समय क्या हुआ था, कोशिकाओं की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए क्या किया था, लिनियस ने इसको स्थान नहीं दिया था वर्गीकरण में, अपना कोशिकाओं की आंतरिक संरचना को स्थान नहीं दे पाए थे। जैसे जैसे लेकिन क्या हुआ, कोशिकाओं की आंतरिक संरचना का क्या हुआ, विकास हुआ, मतलब उनकी जानकारी प्राप्त हुई। किसकी, कोशिकाओं की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। वैसे वैसे क्या हुआ, नए जीवों का पता चला, और वैसे ही क्या हुआ, वर्गीकरण का आधार उसी प्रकार क्या हुआ, वर्गीकरण का जो आधार है वो भी बदलते गया, और उसके आधार पर क्या है, वर्गीकरण भी खोजे गए, यानी वर्गीकरण करने के नए आधार भी खोजे गए। उनमें से एक है वर्गीकरण का आधार, जिन्होंने किसने दिया था, 1669 में R.H. व्हिटेकर ने एक वर्गीकरण दिया था। इन्होंने क्या किया था, अपने वर्गीकरण में इसको 5 जगत वर्गीकरण में इसको बांटा गया था, जिनमें से क्या हुआ था, इनके जो वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वो 3 आधार था। पहला जो था R.H. व्हिटेकर के जो वर्गीकरण का आधार था, उसमें से 3 मुख्य आधार थे, जिसमें से पहला है केंद्रक की झिल्ली में उपस्थिति और अनुपस्थिति। क्या है, केंद्रक में झिल्ली की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। दूसरा है संगठन का स्तर, और तीसरा है पोषण प्राप्त करने की विधि। ये 3 जो विधि ये तीनों ही क्या था, उनका मुख्य आधार था वर्गीकरण में। तो क्या हुआ, अब पुरानी पद्धति को देखेंगे तो व्हिटेकर का पुरानी पद्धतियों में से ये 5 जगत जो वर्गीकरण प्रणाली है वो बहुत अधिक विकसित हुई। इसमें जीवों का और गहराई से अध्ययन किया गया और उसकी जैव विविधता पर बहुत गहन अध्ययन किया गया। तो ये 5 जगत वर्गीकरण क्या हुआ, ये बहुत ही विकसित हुआ। तो आप देखोगे कि R.H. व्हिटेकर ने पूरे सजीवों को क्या हुआ, 5 जगत वर्गीकरण में वर्गीकरण किया गया इसको। तो सबसे पहले जो जगत है वो क्या है, पहला है जगत मोनेरा, दूसरा है जगत प्रोटिस्टा, तीसरा है जगत फंजाई, और चौथा है जगत प्लांटी, और 5वां है जगत एनिमेलिया। तो व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए 5 भागों में इसको विभक्त किया था। कौन कौन से, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और जगत फंजाई, जगत प्लांटी, और 5वां है जगत एनिमेलिया। तो इनमें वर्गीकरण क्या है, वर्गीकृत करने के ये 5 वर्गीकरण का आधार है, जिसमें से 3 मुख्य आधार मैंने पहले भी बताया था इसका, R.H. व्हिटेकर का। ठीक है, तो ये हुआ आपका वर्गीकरण का आधार, यानी इन्होंने 5 रूपों से इनका वर्गीकरण किया था सजीवों को। अब देखते हैं कि वर्गीकरण की योजना यानी वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सजीवों को हम 2 भागों में, यानी सजीव यानी जिसमें जीवन पाया जाता है, तो सजीवों को कितना 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट यानी एक कोशिकीय जीव, और यूकैरियोट यानी उसमें एक कोशिकीय जीव भी आएंगे और बहुकोशिकीय जीव भी आएंगे।
तो यहाँ पर प्रोकैरियोट को देख रहे हो, एक कोशिकीय जीव है जिसमें से आपका कौन सा जगत आएगा, जगत मोनेरा आएगा, यानी ये पहला वाला जगत मोनेरा आएगा, जिसका उदाहरण है जीवाणु। अब यूकैरियोट में देखेंगे तो ये इसमें एक कोशिकीय जीव भी होंगे और बहुकोशिकीय भी जीव होंगे। तो यूकैरियोट को दो भागों में फिर से डिवाइड किया गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय में कौन सा जगत आएगा आपका, जगत प्रोटिस्टा, यानी दूसरे नंबर का जगत प्रोटिस्टा। तो इसके उदाहरण क्या होंगे, अमीबा। इसको और अगर डिटेल से अभी पढ़ेंगे कि जगत मोनेरा में कौन कौन से जीव आते हैं, उसमें एक कोशिकीय होते हैं कि बहुकोशिकीय होते हैं, वो क्या क्या उनकी क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। पहले ये जो फ्लो चार्ट है उसको देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यूकैरियोट को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। फिर एक कोशिकीय में कौन आएगा, आपका जगत प्रोटिस्टा आएगा, उदाहरण के रूप में आपका अमीबा होगा। और बहुकोशिकीय में आप में उसमें देखेंगे कि कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित, यानी जिन जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है वो भी आएंगे और जिनमें कोशिका रहित है वो भी आएंगे। फिर से बहुकोशिकीय जीवों को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है वो अलग, और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है उसमें। फिर आप देख रहे हैं कोशिका भित्ति से रहित में क्या आएगा आपका, एनीमिलिया, यानी कौन सा जगत आएगा, पांचवा ये जगत है जो जगत एनीमिलिया। एनीमिलिया के अंतर्गत हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, उदाहरण के रूप में हम मछली ले सकते हैं, मनुष्य ले सकते हैं। अब कोशिका भित्ति सहित को फिर से दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैं बगल में ये लिखी हूँ, ये फ्लोर चार्ट आपके बुक में अच्छे से दिया है, वहां पर भी आप लोग देख सकते हो, ये समझाने के लिए आपको बताया गया है। तो कोशिका भित्ति सहित को फिर से दो भागों में बांटा गया है, किसमें, प्रकाश संश्लेषण करने में जो अक्षम है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, और जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता पाई जाती है, फिर से दो भागों में बांटा गया है। तो ऐसे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं है, यानी अक्षम है, वो कौन से जगत आएंगे, फंजाई जगत आएंगे, उदाहरण के रूप में आपका राइजोपस आएगा। और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम है वो किसके जगत, प्लांटी जगत में आएंगे, और इसका उदाहरण क्या होगा, नीम हो गया। तो इस प्रकार से वर्गीकरण की योजना की जाती है। तो सबसे पहले एक बार और देख लीजिए, सजीव को दो भागों में बांटा है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। फिर प्रोकैरियोट को यानी एक कोशिकीय जीव, इसके अंतर्गत आपका जगत मोनेरा आएगा, उदाहरण के रूप में आपका जीवाणु। फिर यूकैरियोट को फिर से दो भागों में विभक्त किया गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। फिर एक कोशिकीय के अंतर्गत कौन सा आएगा, जगत प्रोटिस्टा आएगा, और इसके उदाहरण के रूप में अमीबा। और बहुकोशिकीय जीव को फिर से दो भागों में विभक्त किया है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है वो, और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है वो। तो आप देख रहे हो कोशिका भित्ति सहित में को फिर से दो भागों में बांटा गया है, तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता पाई जा रही है, यानी अक्षम है, यानी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो वो कौन सा आएगा आपका, जगत फंजाई, यानी ये फंजाई जगत आएगा, किसके अंतर्गत, कोशिका भित्ति सहित वाले में। और इसके उदाहरण के रूप में राइजोपस को लेंगे। आप देखिए कि इसी में फिर से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता किसमें पाई जा रही है, जगत प्लांटी में, यानी इसका उदाहरण क्या है, नीम। तो नीम का पेड़ क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम है। तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट आपका कंप्लीट होता है। इसके आगे डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जगत मोनेरा में क्या क्या होता है, उसके और क्या क्या एग्जाम्पल है, इनमें कौन इस जगत के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो क्या क्या क्रियाएं करती है, उसके इस पांचों ही जगत के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।